हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरा लास्ट लेसन अच्छा लगा हो। हिंदू लॉ के जो हमने एमसीक्यूज़ किए थे इंपॉर्टेंट। सो आज हम फर्दर और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट। हमारे ऑप्शंस हैं कंडीशंस ऑफ मैरिज, कैपेसिटी टू मैरी, सेरेमनीज ऑफ मैरिज, ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज गाइज सी, दैट इज सेरेमनीज ऑफ मैरिज। ठीक है, जो सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें सेरेमनीज ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टी रिगार्डेड एज नॉट हैविंग द मेंटल कैपेसिटी टू सोलमनाइज द मैरिज इफ सफरिंग फ्रॉम, options are unsoundness of mind, B option is mental disorder, C is insanity or leprosy, D option is all of the above. So आंसर क्या है इस क्वेश्चन का गाइस? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर कोई पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या फिर मेंटल डिसऑर्डर है या फिर ही सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी और लेप्रोसी, तो उसकी क्या है, वो कैपेसिटी नहीं है, उसकी मेंटल एबिलिटी या मेंटल कैपेसिटी नहीं है टू सोलमनाइज द मैरिज। Our next question is, registration of a Hindu marriage has been provided under which section? Our options are section 12 of Hindu Marriage Act, B option is section 10, C option is section 8 and our last option is section 6. So the answer to this question is guys section 8 of Hindu Marriage Act. इस section 8 में registration of Hindu Marriage Act के regarding दिया हुआ है। Our next question is, which of the following is incorrect with respect to section 5 subclause 1 of Hindu Marriage Act 1955? Our options are, neither party has a spouse living at the time of marriage, B option is neither party has a children living at the time of marriage, C option is both A and B, D option is none of the above. सो इफ़ यू हैव रेड सेक्शन 5 तो उसमें क्लियरली रिटन है कि किसी भी पार्टी को मैरिज को सॉल्मनाइज करने के लिए, ठीक है, नाइदर पार्टी हैज़ ए हाउस स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, पहले ही कोई उसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो मैरिज को सॉल्मनाइज नहीं कर सकता है। सो ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Our fifth question is, non-registration of marriage under section 8 of Hindu Marriage Act 1955. Our options are, invalidates the marriage and calls for imposition of penalty. B option is does not invalidate the marriage but calls for imposition of penalty. C option is neither invalidates the marriage nor calls for imposition of penalty. D option is makes the marriage voidable. So अगर आपने सेक्शन 8 पढ़ा होगा, वहाँ पे क्लियरली रिटन है कि अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो मैरिज, किसी जो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है वो कंपलसरी नहीं है, दैट इज़ ऑप्शनल है वो। ठीक है, इसलिए अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो मैरिज की तो वो आपकी मैरिज को इनवैलिडेट नहीं करेगी, आपकी मैरिज फिर भी वैलिडेट होगी। बट अगर आपने सेक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है सेक्शन 8 तो वहाँ पे पेनल्टी दी हुई है। सो बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज बट कॉल्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स गलत करते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो सेक्शन 8 की लैंडमार्क जजमेंट है, प्लीज़ उसको आप रीड कर लेना, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शंस दी थी स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है उसको कंपलसरी करने के लिए। सो बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Void marriage has been described under which section? Section 9 of Hindu Marriage Act, B option is section 10 of Hindu Marriage Act, C option is section 11, D option is section 12. So the answer is it is provided in section 11 of Hindu Marriage Act. So void marriage तो describe की हुई है section 11 में। So guys voidable marriage कौन से section में describe की हुई है? It is described in section 12. Void is in 11, voidable is in 12. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके इसी में ही ज़्यादा questions cover हो जाएं, that's why I am डिस्क्राइबिंग एवरी जो हर एमसीक्यू है, इसलिए मैं उसको इलेबोरेट करके आपको बता रही हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? सेरेमनीज ऑफ मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। सो सेक्शन 9 जो है दैट प्रोवाइड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमने अभी तक कितने देख लिए? सेक्शन 8 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज,
सेक्शन जो 9 है दैट डील्स विद रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। 11 डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट का वॉइड मैरिजेस से। 12 में क्या दिया हुआ है दैट उसमें दिया हुआ है वॉइडेबल मैरिजेस। सो आपके कितने सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे कवर हो गए हैं। सी जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है आपको उनका, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, लॉ और जुडिशरी, सो आपको इनके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपको पता होने चाहिए, तो आपका स्कोर बहुत इजीली आप ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज अवेलेबल टू होम? वाइफ, हस्बैंड, वाइफ एंड हस्बैंड बोथ, ओनली हस्बैंड एंड नॉट वाइफ। सो जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की रेमेडी है वो दोनों को ही अवेलेबल है। सी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स implies what? Our options are one guilty party and the other party to be innocent. B option is both parties to the marriage to be guilty. C option is both A and B. D option is either A or B. The answer to this question is guys A, that is one guilty party and the other party to be innocent. So guilt theory of divorce ये imply करता है। So these are again are some important questions on the subject of Hindu Marriage Act. So guys मैंने और भी जो IPC है, मुस्लिम लॉ हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर इंपॉर्टेंट MCQs और लेसन्स बनाए हुए हैं, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट दे सकते हो, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।